तक जितने भी हमने केसेस पढ़ी वो हमारे पास एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि वो बच्चा जब अपनी माँ के पेट में हो तो वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स जो है उसी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कंजेनिटल ग्लाइकोमा है, और उसमें अगर आपने बच्चों को देखा हो तो वो बड़े स्पेशल बच्चे होते हैं। जो स्टूडेंट्स ड्यूटी करते हैं ना, इन्होंने तो देखे होंगे कंजेनिटल ग्लाइकोमा के पेशेंट। उन बच्चों को अगर आपने देखा हो तो वो इतना खुल के अपने आंखें नहीं खोल सकते, वो इस तरह की आंखें स्क्वीज होती है, वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। और उसकी विजन भी कम होती है, और उनका जो कॉर्निया है वो कॉर्निया आपको हेजी लगेगा, और अगर उस बच्चे की एज ज़्यादा है तो वो कॉर्निया आपको ओपेक लगेगा, ठीक है। तो कंजेनिटल ग्लाइकोमा में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये बेसिकली डेवलपमेंटल फिनोमेना है, ठीक है। और उसमें बेसिक जो बात है, जो आपने कॉन्सेप्ट जिससे लेना है वो है ट्रेबेकुलर डिसजेनेसिस। ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है उसकी डिसजेनेसिस होती है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क की जो है एबनॉर्मल एनाटॉमी होती है। एबनॉर्मली वो एंगल जो है डेवलपमेंटली क्लोज्ड होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं। अगर इस पेशेंट की इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही ग्लाइकोमा है, ये बच्चा अपनी माँ के पेट में है और इसको ग्लाइकोमा है, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर उसी स्टेज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंट्रायूटेराइन ग्लाइकोमा, ठीक है। इंट्रायूटेराइन ग्लाइकोमा क्योंकि ये जो है ये यूट्रस में है, ठीक है। या इसको हम ट्रू कंजेनिटल ग्लाइकोमा भी कहते हैं, ट्रू कंजेनिटल ग्लाइकोमा, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल माँ के पेट से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है। और कंजेनिटल ग्लाइकोमा में ये जो आपका ग्लाइकोमा है ये 40% केसेस में ये इसी तरह होता है, ठीक है। 40% बच्चों में जो है ये इंट्रायूटेराइन या ट्रू कंजेनिटल ग्लाइकोमा होता है, ठीक है। और ये इसी वजह से होता है कि जब डेवलपमेंट होती हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंजेनिटली डिसेबल होते हैं, ठीक है। तो उसके किसी भी ऑर्गन में जीन लेवल पे चेंजेस हो सकती है, ठीक है। अब इस पेशेंट में इसका जो एंगल है ये उसका एंगल है, ठीक है। ये आईबॉल है उसका, ये उसका आयरस है, ठीक है। अब ये इन बच्चों का जो है ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एबनॉर्मल एनाटॉमी होती है, ठीक है। डिसजेनेसिस का क्या मतलब है? नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ। तो डिस का ये मतलब है कि एबनॉर्मल, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एंगल क्लोज होता है। अब इसमें मुख्तलिफ बातें हैं। इसमें कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है एंड दैट मेम्ब्रेन इज ऑफ डिफरेंट शेप, उसका कोई ख़ास शेप नहीं है, ठीक है। कोई उसको सेलरी मेम्ब्रेन कहता है, कोई उसको बारकन मेम्ब्रेन कहते हैं। बारकन जिस बंदे ने उस मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया तो इसके नाम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
जो इंट्रायूट्राइन ग्लाइकोमा है ये यूट्रस में जब बच्चा होता है और उसके आई में प्रेशर राइज होता है, ठीक है। अब स्लोली स्लोली जो आंख की डेवलपमेंट होती है तो स्लोली स्लोली ये जो एंगल है ये भी बनता है, और ये एंगल ऐसे बनता है कि आयरिस का रूट और कॉर्निया यहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशुअर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन कभी कभी इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ एक्वस ह्यूमर भी तो सिक्रीट होता है, उसी वजह से वो प्रेशर राइज्ड होता है, ठीक है। इसमें एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा, ठीक है। इन्फेंट हम कौन से बच्चे को कहते हैं? 1 ईयर से नीचे, 1 ईयर से कम बच्चे को, ठीक है। तो अगर इस स्टेज में उसका ग्लाइकोमा हो जाए तो हम इसको इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा कहते हैं, ठीक है। और ये 50% या 55% जो है ऑफ द कंजेनिटल ग्लाइकोमा है, ठीक है ना। इसमें एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल ग्लाइकोमा, ठीक है। ये समझ आ रहा? अगर बच्चे को 10-15 साल की एज में ग्लाइकोमा हो जाए तो ये भी हम कंजेनिटल ग्लाइकोमा में ही डालते हैं। कितने टाइम हो गए इसमें? 16 इयर्स तक, 16 इयर्स, ठीक है। और उसके एंगल को देखा जाता है कि एबनॉर्मलिटी ऑफ द एंगल है या नहीं, ठीक है। अगर मल्टीमीडिया होता तो ये आपको बहुत अच्छे से ये पिक्चर्स में आप देखते हैं कि कंजेनिटल ग्लाइकोमा के बच्चे कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे पेशेंट सामने से नजर आते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स के आपको क्लिनिकल फीचर्स कैसे मिलेंगे? सर केबल से कैसे देखूंगा रेंज गुजार बता। मैंने उनको कहा है कि आप लेके आइए और पेमेंट मुझसे ले, तो उनका दिल खुश हो गया कि चलो अब मामला सेट हो गया। केबल इतना नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने कि क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे। एक बार हम वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे जी सर, और हम एक बहुत इंटरेस्टेड होते थे तो हम शाम को जाते हैं, क्योंकि हम खुद हैदराबाद में रहते हैं, मेरे दूसरा दोस्त वो टाउन में रहता है, तो हम शाम को वहाँ जाते थे और डॉक्टर्स रूम में हम स्टडी भी करते थे। तो हम ऐसे अब वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे एक वार्ड से एक बच्चा निकला, तो जब हमने एक ऐसे पेशेंट में कॉर्नियल हेज हो, कॉर्नियल एडेमा, ठीक है। और हमने बात की है कि यहाँ पे आपका जब यहाँ पे एंगल बंद है तो यहाँ पे एक कॉर्निया में भी आएगा, ठीक है। एपिथेलियल एडेमा होगा, कॉर्नियल एडेमा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप समझे, यहाँ पे जब एडेमा होगा तो हम कहते हैं कि कॉर्निया की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब कॉर्निया में वाटर आपके आएंगे तो ये एडेमा की वजह से आपके जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ऐसा पेशेंट जब लाइट की तरफ देखता है तो नहीं देख सकता, वो अपने आंखों को फोर्सफुली क्लोज करता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म, ठीक है। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। तो उसको कॉर्नियल हेज होगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लेफेरोस्पाज्म होगा। ये तो समझ आ रही है ना, ये बात है, समझ आ रही है, ठीक है। अब कॉर्निया पे आप पहले आए तो कॉर्निया में उसके ये सिम्टम्स होंगे। अच्छा, इसमें इस पेशेंट में इंक्रीज कॉर्नियल डाया होगा, डायामीटर। नॉर्मली बच्चों की एट द स्टेज ऑफ बर्थ उसके जो कॉर्नियल डायमीटर होता है ना वो 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर ये डायमीटर एट द एज ऑफ बर्थ 11.5 या इससे ज़्यादा हो,
So this is the investigative point of congenital glaucoma. ठीक है, या किसी भी एज में नॉर्मली डाया जो है वो 12 तक जाता है, लेकिन अगर ये 13 या 14 हो तो किसी भी एज में ये ग्लाकोमा का एक साइन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चों का जो डाया है वो 10 mm है, लेकिन ऐसे बच्चों का जो कॉर्नियल डायमीटर ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसकी कॉर्नियल डायमीटर क्यों ज्यादा होगी? बुक में सिर्फ ये लिखे हैं कि इंक्रीज कॉर्नियल डाया, क्यों, रीजन क्या है, या इंक्रीज कॉर्नियल हेज। ठीक है, ये वजह इसका ये है कि अभी इस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो जब डेवलपमेंटल लाइफ में ही इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर इसके आई पे अप्लाई होगा। इसकी वजह से इसकी आई बॉल की साइज इंक्रीज होगी फ्रॉम द नॉर्मल लिमिट। ठीक है, जब इसके आई बॉल की साइज इंक्रीज होगी तो उसी वजह से इस पेशेंट के जितना, अब हम कहते हैं ना कि एक छोटे आई का कॉर्निया भी छोटा होगा, बड़े आई की कॉर्निया भी बड़ी होगी। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा गुजारा करें। तो इस पेशेंट में आपके कॉर्नियल डाया भी ज्यादा होगा, एसी डेप्थ भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये पेशेंट जो है इसकी जो आई है ये elongated है ड्यू टू द इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर एंड ड्यू टू परसिस्टेंट इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, तो इस पेशेंट में अब ये जो प्रेशर है, अब ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ये सब चीजें डेलिकेट है, नाजुक है, आई के जितना भी कंटेंट्स हैं, तो ये जो है ये इस लेंस पे भी प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल लाइफ में लेंस इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होता, इसीलिए ये लेंस जो है ये डिसलोकेट भी हो सकता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से, from the rupture of the zonule fibers, It can be displaced. ठीक है, जोन्यूल्स भी रप्चर होंगे प्रेशर की वजह से, रप्चर होंगे प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो और ये जो आई बॉल का साइज इंक्रीज होता है ना, इसकी वजह से जोन्यूल पे भी प्रेशर आएगा। नहीं सर, तो फिर ये जब ये लेंस डिस्प्लेस होता है तो किस चीज ने इसे फिर पकड़ा होता है? मतलब किसी ने नहीं, ये या नीचे गिरेगा या पीछे जाएगा, इसमें डिफरेंट सिंड्रोम्स है। अगर आपका लेंस अपर एंड टेम्पोरल है, मार्फन सिंड्रोम उसको कहते हैं। ठीक है, कुछ सिंड्रोम में ये इस तरफ होती है, विल्मार्शानी सिंड्रोम उसको हम कहते हैं, कुछ को हम उशर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े सिंड्रोम्स हैं जिसके साथ बाकी आपके सिस्टमिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर लेंस रप्चर हो गया ना इसके जोन्यूल्स की, तो वो नीचे भी गिर सकता है, लेटरली भी डिस्प्लेस हो सकता है, आपके प्यूपल को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है Zonules नहीं होंगे जी, Zonules नहीं होंगे वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। हाँ, अच्छा, यहाँ तक ये आपको समझ आ गई क्लिनिकल फीचर में। इसमें एक और बात है सर, जिसको ये हम डायबिटिक समझ लीजिए कि इस तरह 10 है आपका 11.5 हो जाता है या 12। अच्छा, मैं समझा। एक और टर्म है जिसको हम बुफ्थल्मस कहते हैं। बुफ्थल्मस का मतलब है इन ऑक्स आई। ऑक्स किसको कहते हैं? हाँ, वही वही तो वही स्तर कम को कुर्बाने की कतली करना आडेरा कटे के चलता मुतास दावी डाइसेक्शन फिर इजहार का डॉक्टर के दावी डाइसेक्शन को आओ पहला मा पर मशरूर डाइसेक्शन पर वागिना बाद उस कंटिन्यूअसली फुल के शरूर ता डाइसेक्शन को ठीक तो ऑर्डर इंटरेस्टिंग विस्तापी सुन ली कदे था और नया गाल डिब्लाइंड। ठीक है, तो बुफ्थल्मस का मतलब है इन ऑक्स आई, और ऑक्स आई का मतलब ये है कि कंजेनिटल ग्लाकोमा में ये आंख बड़ी हो जाती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉर्नियल डायमीटर ज्यादा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि आपकी एसी डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे बच्चों में अगर आप इसके स्क्लीरा को देखें तो ये ब्लूइश टिंट दिखाएगी, ब्लूइश टाइप लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मली अपने साइज से बड़ी हो गई है ना, तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है स्क्लीरा ये थिन हो गई है। ठीक है, अब इसके पीछे कोराइड नजर आएगा,
तो वो कोराइड का वो कलर है जो ब्लूइश आपको स्क्लीरा नजर आता है। सर आप यूवेट्रस की बात कर रहे हैं जब अपनी साइज से बड़ी हो गई, जी, या कॉर्निया की बात कर रहे हैं? कॉर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये तो बात यहाँ पे जी दोबारा रिपीट रही है बात सर। कौन सी बात? स्क्लीरा वाली सर। अच्छा देखो, अब नॉर्मली इस बच्चे की इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो गई ना, सर या तो मदर के पेट में या बाहर, जी ठीक है। तो इस बच्चे के जितने भी ये सारे स्ट्रक्चर्स है ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी स्क्लीरा की वो स्ट्रेंथ नहीं आई है, ठीक है। इसी वजह से अगर स्क्लीरा पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जो आई बॉल है ये बड़ा तो होगा लेकिन स्क्लीरा थिन हो जाएगी, ठीक है ना। अपने नॉर्मल साइज से ये बड़ी हो गई है तो ये थिन होगी। तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल इसकी थिकनेस ये थी और फिर आई बॉल के साइज के बड़ा होने की वजह से इसकी थिकनेस ये हो गई तो पतले कपड़ों में इंसान का जिस्म नजर आता है। इसी तरह इसमें आपको कोराइड नजर आएगा, ठीक है, लेकिन उस सेंस में नहीं नजर आएगा। एक टेंट आपको दिखाएगा और उसको ब्लूइश शेड नजर आएगा उसमें। ठीक है। एक दूसरा टर्म है जिसको कहते हैं ब्लू बेबीज। ब्लू बेबी सर, तो कोराइड सर बिल्कुल सर, ये वो वाले ब्लू बेबीज नहीं है, Yes, वो तो सर उनको तो उसके हर्ट में मसला हार्ट होता में है, मसला होता है, yes, ठीक है। थक जाते हैं। यहाँ सर, तक ये आपको blue- समझ आ गई। सर जी, ब्लू सर। क्यों नजर आएगा? कोराइड तो सुर है, रेड है मिस कोराइड की वजह से। देखो कोराइड में और आपके ब्लड वेसल्स blood है, आप vessels देखो की वजह से। ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, Yes, आपके सारे बॉडी में आर्टरी जो है ये इंटरनल है बिल्कुल। और वेन जो है सुपरफिशियल है। Superficial। आप अगर अब ये जो नर्स आपको इंजेक्शन लगाती है ना तो यहाँ पे एक बैंड बांधती है और आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। तो वेन नॉर्मली आपके सुपीरियर होते हैं स्किन की तरफ और आर्टरीज इंटरनल होते हैं, ठीक है। लेकिन रेटिना में ये कहानी उल्ट है, उल्ट ठीक है। रेटिना में इंटरनल साइड पे आपके Veins वेन, है। एक्सटर्नल साइड पे आर्टरीज है, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए आपके जो ये ब्लू टेंट नजर आएगा ना, ब्लू टेंट ऐसे जरूरी नहीं है कि ये उस सेंस का ब्लू इस टेंट, तरह का ब्लू, जी सर, ठीक है। जिस तरह ये अब आपका बोर्ड साफ है लेकिन अगर कल आप इसको देखते ये ब्लू टाइप था, गंदा था, ठीक है। और कोराइड में जो है ब्लड वेसल्स भी हैं लेकिन कोराइड के पीछे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है रेटिना के साइड पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई? यस। अच्छा, अब ये सारी कहानी तो हमने पढ़ी लेकिन इसमें ग्लाकोमा के साइंस कहाँ है, जिसको हम टिपिकल ग्लाकोमा के साइंस कहते हैं, डिस्क कपिंग एंड फील्ड इफेक्ट्स, वो भी होंगे, ठीक है। डिस्क कपिंग एंड फील्ड इफेक्ट दोनों होंगे। फील्ड डिफेक्ट्स, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में है इस पेशेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक ये कॉर्निया है, ठीक है। इस कॉर्निया को अगर आप खींचेंगे, ठीक है, एक कॉर्निया में ये आपकी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, ठीक है। इस पे इसी तरह अगर आप पिक्चर में देखें इसी तरह कोई लाइन होगा, ऐसे लाइन होगा, ठीक है। इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो ये ओपेक लाइन होगा, ठीक है। और इसको हम हाफ स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। हाफ स्ट्राइक एक दूसरे कंडीशन में भी होता है केराटोकॉनस में, और हाफ स्ट्राइक कंटेक्ट लेंस के ओवरवियर में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात? ये चीजें ना, ये साइंस और ये सब चीजें आपने कंसेप्ट क्लियर करके याद करनी, ठीक है। ये इस पेशेंट में आपको क्लिनिकल फीचर्स होंगे। मेंटली वॉइड नॉर्मल है, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रग नहीं दे सकते जो आपके ड्रेनेज को इंक्रीज करे, क्योंकि वो रास्ता बंद है, ठीक है। लेकिन आप टेम्पररी तौर पे उसको ऐसे मेडिकेशंस देंगे कि उससे प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है।
सर ये कपिंग और ये फील्ड का जो डिफेक्ट है ये सिर्फ एंगल की वजह से है, एंगल बंद था, पैदाइशी से बंद था, पैदाइशी बंद था। तो सिर्फ बस ये एंगल वजह है। एंगल बहुत से वजह हो सकते हैं, लेकिन एंगल इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, कंजेनिटल ग्लाकोमा में एंगल पे ही मसला होता है। ठीक है, तो एंगल की वजह से प्रेशर राइज हो गया, और प्रेशर राइज होने की वजह से वो सारी आइरिस कहानी शुरू डिस्प्लेस हो हुआ। गई। ओके सर। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। यस सर, क्योंकि डायग्नोस्टिक हम इस नहीं है। पेशेंट की आईओपी चेक करेंगे बाय टोनोमीटर। ठीक है, टोनोमेट्री समझ आ रही है? यस सर। याद है आपको मुझे टोनोमेट्री? नहीं याद, मैंने अभी से Measurement of pH. ठीक है, टोनोमेट्री सबसे पहले तो आप डिजिटल करें। आपके पास कोई चीज अगर है तो वो भी करें, लेकिन पहले आप अपने फिंगर्स से चेक करें। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप प्रिसाइज टोनोमेट्री करते हैं तो गवर्नमेंट टोनोमेट्री इज प्रिसाइज एक्यूरेट। ठीक है, अब इस पेशेंट में आपने टोनोमेट्री की और इस पेशेंट का जो आईओपी है वो आपको 30 से अबव मिलेगा किसी भी वहां पे पहुंच के, लेकिन ये आपको हो सकता है 60 mmHg मिले। ठीक है, तो आपको ये पेशेंट डायग्नोज हो गया कि इसकी आईओपी तो ज्यादा है। ठीक है, अब इस पेशेंट की आपने बाकी टेस्ट भी करने हैं। आपने एंगल चेक करना है। ठीक है, और एंगल जब आप चेक करेंगे तो उसमें आप गोनियो लेंस से एंगल चेक करेंगे, जिसको हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। आपने एंगल को फाइंड किया कि एंगल आपका बंद है, नॉर्मल है। ठीक है, तो अब आपकी एक दूसरी डायग्नोस्टिक पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब आपने फंडोस्कोपी करनी है। फंडोस्कोपी के लिए आपको डिस्क को देखना पड़ेगा और आपको रेटिनल स्टेटस को देखना पड़ेगा। फंडोस्कोपी से आपको डिस्क की कपिंग भी मिल रही है। ठीक है, रेटिनल जो डैमेजेस है वो भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, या थर्मोस्कोप से या स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेशेंट आपको डायग्नोज हो गया। इसके बाद ये पेशेंट आपने पेरीमेट्री में रेफर किया। आपने इस पेशेंट की ओसीडी किया। अब पेशेंट जो है ये डायग्नोज हो गया है कि ये कंजेनिटल ग्लाकोमा। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट फिर आपने क्या लेनी? इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट में आपने उसी वक्त तो द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कंजेनिटल ग्लाकोमा इज सर्जरी। ठीक है, आप इस पेशेंट में टेम्परेरी ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आप उस लेवल पे देंगे कि जिससे प्रोडक्शन कम हो। ड्रेनेज को आपने अब छोड़ना है, क्योंकि ड्रेनेज आप मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन आप जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी तो हो सकता है कि इस पेशेंट की जो कॉर्नियल हेजीनेस था वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर कॉर्नियल हेजीनेस इस पेशेंट की क्लियर हो गई तो आपने सर्जरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी इज गोनियोटोमी। ठीक है, 90 या 80% केसेस में गोनियोटोमी बेस्ट होती है, क्योंकि कॉर्निया क्लियर है। लेकिन अगर कॉर्निया क्लियर नहीं है तो आपको एंगल का पता नहीं चलता। ठीक है, तो उस अगर कॉर्निया हेज है और कॉर्निया क्लियर नहीं है तो आपने क्या करना है? आपने उसके बाद फिर ट्रेबेकुलेक्टोमी करनी है। ट्रेबेकुलेक्टोमी क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? होल कर देते हैं उसको। सर वो लेजर के साथ होल्स कर देते ट्रेन से हैं, ड्रेनेज हो जाती है। ट्रेन में वो सुराख बड़ा करे कि ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन ज्यादा है कुछ। ट्रेबेकुलेक्टोमी है एक, सर ये लेजर वाला है वो सर्जरी वाला है। एक ट्रेबेकुलोटोमी है, एक ट्रेबेकुलेक्टोमी है।
ट्रेबेकुलेक्टमी इज आल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसीजर। और फिल्ट्रेशन जब आप किसी चीज़ की करते हैं ना, आप इस रूम की फिल्ट्रेशन करते हैं तो आप एक जगह पे होल बनाते हैं और उसमें पाइप रखते हैं। ट्रेबेकुलेक्टमी सिलिकॉन ट्यूब उसमें डालते हैं। आपने अगर ग्लाकोमा की सर्जरी देखी हो, आपने DCR किसी में देखा, यस सर, उसमें सिलिकॉन ट्यूब देखा जी, बिल्कुल लगती है। वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसीजर है, ड्रेनेज ऑफ द टीयर्स, ठीक है। तो ट्रेबेकुलेक्टमी भी इसी तरह होता है, बट द सिलिकॉन ट्यूब इज सब कंजक्टिवल स्पेस में वो प्रेशर जो है वहाँ पे रिलीज करता है, वहाँ से फिर आपके मेंस में जाता है, ठीक है। और ट्रेबेकुलोटमी जो है, ट्रेबेकुलोटमी भी आपके ट्रेबेकुलर मेशर की सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी समझ रही सॉरी सारी सर्जरी है, ये सॉरी क्या होता है ट्रेबेकुलोटमी क्या होती है? That surgery is done. ये डिफरेंट सर्जरी है। देखें इसमें एक बात आप याद रखें, ट्रेबेकुलेक्टमी जो है इसमें ऐसी, आपको मैं एक बात बताऊं, हो सकता है मैं इस पॉइंट पे गलत हूँ लेकिन आप भी चुप रहें।